हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, अभी साउंड आ रही है? बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। शुक्रवार की रात से ही मुझे बहुत तेज बुखार, बहुत तेज जुकाम वायरल हुआ है, इतना तेज वाला। इनफैक्ट कल संडे था ना, संडे को तो मेरे को 102 डिग्री सेल्सियस बुखार था। मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना, इससे हो गया बेटा, है ना? तो थोड़ी मेरी आवाज आपको थोड़ी सुनाई दे रही होगी, तो आप इस आवाज के साथ एडजस्ट कर लेना बेटा, है ना? क्योंकि क्लास लिए बिना काम नहीं चलेगा। मुझे तो शनिवार को भी क्लास लेनी थी, इतवार को भी क्लास लेनी थी, लेकिन मेरा तबियत इतनी ज्यादा अचानक से बिगड़ी ना, मेरी और मेरे बेटे की भी तबियत खराब है। मेरा बेटा जो है पृथ्वी, उसको भी बहुत तेज बुखार, बहुत तेज जुकाम हो रखा है। लेकिन बात यह है कि भैया अब एग्जाम है आप लोगों का, तो पढ़ाना भी जरूरी है ना? नहीं तो मैं आपको मैंने कहा था ना 7 के 7 दिन क्लास लूंगी। अब आज भी मेरे पाँव ऐसे कांप रहे हैं क्लास लेने में, वाइब्रेशन हो रहा है मेरी बॉडी में, बुखार में कमजोरी आ जाती है बेटा, है ना? इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे साथ, लेकिन कोई नहीं, हम पढ़ाई करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, कोई इशू नहीं है। आज हम स्टार्ट करते हैं। मैम टिटनेस किसके कारण होती है? टिटनेस बेटा बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना इस समय, इससे बहुत ज्यादा ऐसे बीमारी एकदम ऐसा कर रहा है पूरा ना। बेटा रेस्ट में क्या करूं? मेरे को तो शनिवार इतवार को भी क्लास लेनी थी इस बार, लेकिन कैसे करूं ना? आ जाइए स्टार्ट करते हैं हम ना। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्या? मैम कितने साल का बेटा? मेरा बेटा सिर्फ 1.5 साल में 1.5 महीने का कम का है, बहुत छोटा है, उसको भी बुखार हो रखा है, जुकाम हो रखा है, बहुत तेज, बड़ा टफ टाइम होता है ना इस समय। बच्चे को भी बुखार और पूरा एकदम, मेरा भी पूरी हालत ऐसी है, एसी चला नहीं सकती क्लास में, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। आइए स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। अच्छा, एक बार बार मुझे बच्चे एक कमेंट करता रहता है कि मैम क्लास नहीं चल रही है, पुरानी क्लासेस नहीं चल रही है। बेटा मैं आपको बता दूं, पुरानी क्लासेस अगर किसी के फोन में नहीं चल रही है, एक बार एप्लीकेशन को डिलीट करो, फिर वापस से इंस्टॉल करो, आपकी पुरानी क्लासेस चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है? किसी किसी बच्चे के फोन में, मेरे फोन में सारी क्लासेस चल रही हैं। जब आप मुझे बोलते हो, मैं चेक करती हूं, मेरे फोन में सारी क्लासेस चलती हैं। तो कोई कोई फोन है उसके मॉडल में ना ये नया वाला वर्जन टाइगर का सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है? एप्लीकेशन को डिलीट करो, फिर वापस इंस्टॉल करो, पुरानी क्लासेस पूरी वापस चलने लग जाएंगी, है ना? चलो अब आज स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। आवाज थोड़ी ऐसी है, एडजस्ट कर लेना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है, हमने खत्म कर लिया। आज हम पढ़ेंगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। जैसे जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है, ठीक वैसे ही हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन क्या है, कहां पे होता है? तो बेटा जैसे मेल बॉडी में आंतों के नीचे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वैसे फीमेल बॉडी में जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत जहां खत्म होती है, उससे नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन बोलते हैं, है ना? तो ये कहां होता है? ये भी आंतों के नीचे और पेल्विक रीजन में होता है, और इसको हिंदी में कहा जाता है श्रोणी भाग या श्रोणी क्षेत्र। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। देखो जैसे जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, ठीक ऐसे पढ़ना है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब हो गया ऐसे ऑर्गन्स जो फीमेल बॉडी में होते हैं और जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, जो जन्म की प्रक्रिया में काम आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है? अब बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, कौन कौन से ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ये क्या हुआ है ये? एक मिनट बच्चों, ये देखो कुछ ऐसा दिखाई देता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स थे ना, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। ऐसा होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। नंबर 1 पे है ओवरी, जिसको आप अंडाशय कहते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी टेस्टिस थे, वृषण थे, वैसे महिलाओं में एक जोड़ी ओवरी यानी अंडाशय होता है। फिर ये वाली डक्ट, इस डक्ट को बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब, डिम्ब वाहिका नली या अंडवाहिका नली। फिर हम इस हिस्से को बोलते हैं यूट्रस, गर्भाशय, गर्भ जहां पे बच्चा गर्भ में पलता है 9 महीने, इसको यूट्रस कहते हैं। इस हिस्से को बोलते हैं बेटा सर्विक्स, सर्विक्स, और ये हिस्सा होता है योनि, जिसको हम वेजाइना कहते हैं। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हमें पढ़ने हैं। मादा प्रजनन तंत्र कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से अंगों से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन डालेगा और पूछेगा इनमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है और कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है ना? तो नंबर 1 पे लिखो ओवेरी। ओवेरी, ओवेरी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय। कितने ओवेरी होते हैं? तो 1 पेयर। 1 पेयर का मतलब हो गया बेटा एक जोड़ी ओवेरी होते हैं अंडाशय, नाम से क्लियर, जहां पे अंडे बनते हैं उसको ओवेरी अंडाशय कहते हैं। नंबर 2 पे आती है एक डक्ट, एक नली, जिसको बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, और इसी का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट, ओविडक्ट, और हिंदी में कहा जाता है इसको डिम्ब वाहिका। डिम्ब का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा? अंडा, जो अंडाणुओं का वाहन करती है, तो उसको डिम्ब वाहिका नली या अंडवाहिका नली कहते हैं। नंबर 3 पे आता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा यूट्रस, यूट्रस को बोलते हैं गर्भ या गर्भाशय। और नंबर 4 पे आता है बेटा आपका सर्विक्स, सर्विक्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है, आप बताओगे, गर्भाशय दीवार, गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय दीवार कहा जाता है, गर्भाशय ग्रीवा। और 5 नंबर पे आता है वेजाइना, जिसको हिंदी में योनि कहा जाता है, वेजाइना, जिसको हिंदी में हम योनि कहते हैं। और 6 नंबर पे लिख लेना आप प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्या होता है? मैंने आपको एक क्लास में इसके बारे में जिक्र किया था, याद है? मैंने कहा था जब कोई लड़की मां बनने वाली होती है तो मां और बच्चे के बीच में बहुत सारी टिश्यू से जुड़कर एक लेयर बनता है, एक परत बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा कहते हैं, है ना? ये कहते हैं। चल अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले याद रखना, ये 6 के 6 ऑर्गन से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होते हैं। मेल में ऐसा कोई ऑर्गन, ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महिलाओं में अंडा कहां बनता है, एग बना कहां, बन के बाहर कहां आते हैं, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो कहां पे आके इंप्लांट होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, कब बनता है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके हमें सारे पढ़ने हैं। तो नंबर 1 पे लिखो ओवेरीज। ओवेरीज क्यों लिखा है? क्योंकि मैम 2 होते हैं ओवेरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अंडाशय। अंडाशय 2 होते हैं बेटा, एक मेल, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। इन ओवेरीज का काम क्या होता है? इन ओवेरीज का काम होता है एग फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन, यानी कि जो महिलाओं के शरीर में हर महीने जो अंडे बनते हैं, वो अंडा कहां बनता है? तो बताना कि अंडे का निर्माण अंडाशय में होता है। एग बनते कहां है? ओवेरीज में बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं।
कभी कभी इस एग को ओवम भी नाम दिया जाता है बेटा, ओवम, ठीक है, और ओवम को हिंदी में बोलते हैं डिंब। जैसे लड़कों के शरीर में मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी बच्चा 12-13 साल का होता है लड़का, तो उसके शरीर के अंदर स्पर्म्स, शुक्राणु कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही जब एक लड़की 11-12 साल की होती है तो उस लड़की के अंदर प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है, और जैसे ही उस बच्चे की प्यूबर्टी एज शुरू होती है, किशोरावस्था शुरू होती है, तो उसके अंदर सबसे पहले अंडा बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि किसी भी लड़की के अंदर अंडा बनने की उम्र क्या है, कब बनना शुरू होते हैं, तो आपको क्या बताना है, अंडा बनना शुरू होते हैं 11 से 12 साल की उम्र में, जब किशोरावस्था शुरू होती है उस बच्चे की, उस समय उसमें अंडा बनना शुरू हो जाता है। और ये जो अंडा बनने की प्रोसेस होती है ना, इसको नाम दिया जाता है oogenesis। क्या नाम दिया जाता है? oogenesis। बेटा जेनेसिस शब्द का मतलब होता है बनना, और ऊ का मतलब है यहाँ पे एग या ओवम बनना। तो लिख लो कि oogenesis होना कब शुरू होता है किसी भी लड़की के अंदर, तो जब वो 11-12 साल की होती है, तब उसमें oogenesis यानी कि अंडा बनना शुरू हो जाता है। अंडा बनना शुरू हो जाता है। क्यों मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब वो लड़की 11-12 साल की होती है तो उसमें प्यूबर्टी एज शुरू होती है, तो उस लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है बेटा क्या, उसका माहवारी चक्र शुरू हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है तभी उसके बॉडी में अंडे बनना शुरू होते हैं। और जब ये बच्ची कब 45 से 50 साल की हो जाती है तो उसमें अंडा बनना बंद हो जाते हैं। तो 45 से 50 साल के बाद एग फॉर्मेशन क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं बेटा, बंद हो जाते हैं। अब कैसे बनते हैं ये अंडा, और इस अंडे को बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? देखो ये ओवरी है, ये ओवरी है, इसके अंदर ऐसे अंडा बना, एग बना, ये अंडा बन गया, दिख रहा है आपको, ये वाइट वाइट, ये एग बन गया। अब ये बनता कैसे है, तो सबसे पहले ओवरी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं हम फोलिकल सेल्स। ये फोलिकल सेल्स ही मैच्योर होने के बाद एग या ओवम कहलाती है। अब ये बनी कब है, 11-12 साल में, ठीक है। इनको बनने में एक हार्मोन हेल्प करता है, जिस हार्मोन को बोलते हैं फीमेल हार्मोन, और जिसको हम एस्ट्रोजन नाम देते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम, फीमेल हार्मोन। तो आप लिख लेना कौन सा हार्मोन होता है जो अंडा बनने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं बेटा अपन एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन जब ज्यादा मात्रा में बनने लग जाता है 11-12 साल में, तो ये महिलाओं की प्यूबर्टी शुरू कर देता है, और उस समय क्या होता है, महिलाओं के अंदर अंडा बनना शुरू हो जाता है। अब कैसे बनता है, एक सेल बनी ऐसे ओवरी के अंदर, ऐसे सेल बनी, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल कोशिका है, और ये जो सेल है इसको कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। इसका नाम क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल नाम होता है बच्चों, हिंदी में सेम नाम है, ग्राफियन फॉलिकल ही कहते हैं इसको, ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जब सेल मैच्योर हो जाती है, अब ये नई नई सेल बनी है, अब इस सेल का क्या हो जाता है, मैच्योरेशन हो जाता है, इसकी परिपक्वता हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, और इसको मैच्योर करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। मैच्योर होने के बाद यही ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो ओवा या एग कहलाता है। क्या कहलाता है, वो अंडा या डिंब कोशिका कहलाता है। लिख लीजिए, मैच्योर होने के बाद इसी को आप क्या बोलते हो, अंडा या डिंब कोशिका बोलते हो। मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम के क्वेश्चन सुनो क्या क्या आते हैं। एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है कि महिलाओं के अंदर oogenesis कहां होता है, अंडा बनता कहां है, तो आप क्या बताओगे, oogenesis कहां होता है, ओवरी में। सबसे पहला किस उम्र में अंडा बनना शुरू हो जाता है, 11 से 12 साल में। कब अंडे बनना बंद हो जाते हैं, डिंब कोशिकाएं बनने बंद कब हो जाते हैं, 45 से 50 साल में। कौन सा हार्मोन है जो इन अंडों को बनाने में सहायक होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब अगला क्वेश्चन सुनना, ये अंडे जब मैच्योर नहीं होते हैं यानी इमैच्योर रहते हैं, तो इन अंडों का नाम क्या होता है, इन्हें हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। बाद में जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद इनको ओवा या एग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओवा या एग कहा जाता है, ठीक है जी मैम। अब ये एग बन गया, राइट, बन गया, किसने बनाया, ओवरी ने बनाया, एग बन गया। अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा, एक महीने अंडा जो होता है वो लेफ्ट वाली ओवरी से बनता है, और एक महीना जो है वो राइट वाली ओवरी से बनता है। ऐसे बनते हैं, जैसे जनवरी में लेफ्ट वाली ओवरी से बन गया, फरवरी में कौन से, राइट वाली ओवरी से बन गया, है ना। ऐसे मार्च में वापस फिर लेफ्ट वाली से, और अप्रैल में कौन से, राइट वाली ओवरी से। ऐसे बनते हैं नॉर्मली, एक एक हार्मोन बनते हैं बेटा। एस्ट्रोजन को ओ से लिखते हैं लेकिन ओ प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं तो ई से लिखते हैं, ठीक है, राइट। एस्ट्रोजन की परफेक्ट स्पेलिंग OESTROGN होती है। तो ये ओवरी में अंडे बन गया। अब यही ओवरी दो काम और करती है। जैसे आप याद करो कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस में स्पर्म्स भी बन रहे थे और मेल हार्मोन भी बन रहे थे, तो बेटा इसी ओवरी से ना दो हार्मोन भी बनते हैं। महिलाओं में जो अंडाशय होता है इसके अंदर दो हार्मोन भी बनते हैं। कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, तो आप लिखिए यही ओवरी, देखो लड़कों के अंदर एक ही हार्मोन बनता है वो है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन ओवरी से दो हार्मोन बनते हैं। पहला हार्मोन बनते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन का नाम होता है बेटा फीमेल हार्मोन। इसका नाम क्या होता है, मादाओं वाला या लड़की वाला हार्मोन इसको ही कहते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था मेल बॉडी में कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, उसे हमने क्या बोला था, मेल वाला हार्मोन। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक लड़के को लड़की से अलग बनाता है, वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन एक लड़की को लड़के से अलग बनाता है। कैसे, तो यही हार्मोन फीमेल के ओवरी में क्या काम करते हैं, एग फॉर्मेशन का काम करवाता है बेटा, ये ओवा फॉर्मेशन, ठीक है, अंडाणुओं के निर्माण में सहायक होता है। और दूसरा मैंने आप याद करो एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाया था, एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं के अंदर महिलाओं वाले कैरेक्टर लाता है। क्या क्या कैरेक्टर, जैसे लड़कियों की आवाज पतली करना, उनके ब्रेस्ट का फॉर्मेशन करना, ब्रेस्ट का साइज बढ़ाना, उसके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है उनको एक्टिव करना। अब क्या हुआ, नॉर्मल केस में किसी भी लड़की के अंदर एस्ट्रोजन 11 से 12 साल में बनना शुरू हो जाता है, लेकिन ये लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसका ओवरी एक और हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, और जिस हार्मोन को क्या कहते हैं हम, जिस हार्मोन को हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। और पी से प्रोजेस्टेरोन और पी से ही प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन और पी से क्या होता है, प्रेगनेंसी होता है। तो अगर आपसे पूछे प्रेगनेंसी वाला हार्मोन कौन सा है, गर्भधारण हार्मोन कौन सा है, तब आप क्या करके आओगे बेटा, गर्भधारण हार्मोन हम किसको कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं। अब देखो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। ये दोनों हार्मोन सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में बनते हैं, लड़कों में ऐसा कोई हार्मोन नहीं होता है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये हार्मोन महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरीज कब बनाती है, जब कोई महिला मां बनने वाली होती है तब बनता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल डेज में एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो लड़कियों के अंदर बनता रहता है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कौन सा एक फीमेल हार्मोन है जो अंडाशय बनाता है, ओवरी बनाता है, और जो ओवा फॉर्मेशन में काम करता है, तो आप आंसर करके आओगे एस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है, तब आप क्या करके आओगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है ना, जिनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, वो इसी हार्मोन की सिक्रेशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से मिसकैरेज गर्भपात हो जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, तो इसी हार्मोन की सिक्रेशन को वो कम कर देती है, जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रह पाती है, राइट। हाँ जी मैम, तो ओवरी ने क्या काम किया, एग बना दिया, अंडा बना दिया, बन गया एग, ठीक है। अब आप मेरी इस फोटो में आप ध्यान से समझोगे, ये एग बन गया, कब बना, हर महीने बनता है, मैंने कहा है एक महीने लेफ्ट से बनता है, एक महीने राइट से बनता है, बन गया, ठीक है, बन के मैच्योर हो गया। हाँ जी मैम, अब ये अंडा जो है वो यहाँ से बाहर आता है, ओवरी से बाहर आता है, और बाहर कहाँ आता है, इस नली में, इस नली को कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये ट्यूब दोनों तरफ होती है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ होती है। तो अब हम पढ़ेंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन को कहते हैं हम फेलोपियन ट्यूब। ओवरी में अंडे बनते हैं, बस हो गया, आपको इतना जानना है। दूसरा जो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है उसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब।
कभी कभी इसी ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, इसी ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट, इसी को बोलते हैं ओविडक्ट, जो अंडाणुओं का वाहन करती है, ओविडक्ट, ठीक है, हिंदी में लिखो इसको फेलोपियन नलिका या डिंब वाहिका नलिका कहते हैं, जो डिंबाणुओं का वाहन करती है। और डिंबाणु का मतलब क्या हो गया बेटा, डिंब का मतलब एक अंडा होता है। ये फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, अंडा ओवरी से बनके बाहर आता है, और इस फेलोपियन ट्यूब में एक ही काम होता है, वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का काम होता है, निषेचन का काम होता है। यहाँ पे इस फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, तो आप मेरी लास्ट क्लास याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ से स्पर्म्स की एंट्री होती है, और स्पर्म्स को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, प्रजनन कोशिका, है ना, और यहाँ से स्पर्म्स में मोटाई गति होती है, किसकी वजह से होती है, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ से स्पर्म्स आते हैं, आए, और ये स्पर्म ऐसे ऐसे करते फेलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं, गतिशील होते हैं स्पर्म्स, आगे यहाँ अंडा था, ये अंडा बनके बाहर निकल गया यहाँ, तो ये फीमेल का एग और ये मेल का, लड़कों का स्पर्म यानी शुक्राणु कोशिकाएं। अब इन दोनों का इसी फेलोपियन ट्यूब में फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब बेटा बताइए, ओव्यूलेशन क्या होता है, रुक जाओ। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, संलयन, और जब यहाँ पर एक स्पर्म ओवा के साथ जुड़ता है, फ्यूजन होता है, इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म, स्पर्म विद ओवा, ओवा या एग कुछ भी लिख सकते हो आप, लिखो शुक्राणु कोशिका का अंडाणु कोशिका के साथ जुड़ना, शुक्राणु कोशिका का अंडाणु कोशिका के साथ संलयन होना, अंडाणु कोशिका के साथ संलयन होना क्या कहलाता है बेटा, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। संलयन होना, जुड़ना, संलयन होना क्या कहलाता है बेटा, निषेचन कहलाता है। स्पर्म आई फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ गया स्पर्म, इस स्पर्म ने पेनिट्रेट कर दिया, किसको, ओवा को कर दिया, ठीक है, शुक्राणु कोशिका अंडाणु कोशिका के साथ जुड़ गई, हाँ जी मैम जुड़ गई। तो इसके जुड़ने की प्रोसेस को, आपस में फ्यूजन होने की प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं, निषेचन का नाम देते हैं, क्या कहते हैं हम, निषेचन। और जैसे ही स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है तो बच्चों एक नया सेल बनता है, एक नया सेल बनता है, और इस नए सेल को आप नाम देते हो जाइगोट। जाइगोट हिंदी में कहते हैं युग्मनस, हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मनस। जाइगोट क्या है, जाइगोट एक नया सेल है बेटा, ऐसे नया एक सेल बन गया, नया सेल बन गया। अब ये जाइगोट एक सेल है, ये अपने आप को डिवाइड करेगा ऐसे करके, तो एक से दो बनेगी, फिर इस दो से और आगे दो बनेगी, इस दो से आगे दो बनेगी, तो चार बन गई, चार से आठ बनेगी, आठ से 16 सेल बन जाएंगी, ऐसे आगे से आगे इस सेल के अंदर डिवीजन होता जाएगा, कोशिका विभाजन होता जाएगा, बहुत सारी सेल्स बन गई, बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती है तो टिश्यू बन जाता है, उत्तक बन जाता है, टिश्यूज के आपस में जुड़ने से ऑर्गन्स, अंगों का निर्माण होता है, ऑर्गन्स बनते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम बन जाता है, और एक बच्चा बनके तैयार हो जाता है, जिसको बनने में 9 महीने का समय लगता है। बस आपका क्वेश्चन यहां से ये बना, फर्टिलाइजेशन कहते किसको है, पहली बात ये समझो, फर्टिलाइजेशन कहते हैं ना स्पर्म का ओवा के साथ जुड़ना, इसको हम निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती कहां है, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब कौन सी जगह होती है, ये वाली नली होती है बेटा, ये वाली नली, यहां पे होता है फर्टिलाइजेशन। अब अगर लेफ्ट साइड से एग निकला था, ध्यान से सुनो, मान लो इस महीने किसी लड़की के अंदर बाई वाली ओवरी से क्या निकला, अंडा निकला, तो यहीं पर आ गया क्या, स्पर्म, तो लेफ्ट साइड में ये बच्चा यहाँ पे आके गर्भाशय की लेफ्ट वाली दीवार से जुड़ जाता है। अगर राइट वाली से निकला, राइट में फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वो राइट वाली साइड से यहाँ पे, तो जब इस महिला का स्कैन होता है तो डॉक्टर रिपोर्ट्स में लिख के देता है कि आपकी प्रेगनेंसी है, तो वो लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। आपको आगे चलकर ये बातें सारी समझ में आएंगी, जब आपको माम की सारी बातें याद आएंगी, डॉक्टर से आप पूछोगे ना बच्चा किस साइड है गर्भ में, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, तो क्यों, क्योंकि मैम ने बताया कि एक महीने एक अंडा लेफ्ट साइड से निकलता है ओवरी से, एक महीना राइट साइड से निकलता है। अब अगर लेफ्ट साइड से निकला ओवरी से, तो लेफ्ट साइड में बच्चा के यहाँ चिपक जाएगा, राइट साइड से तो राइट साइड में आके चिपक जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई, जी हाँ मैम समझ में आई। अब सुनो, मैं आपको अगली बात जो पढ़ाती हूँ यहाँ से, जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बेटा जब महिलाओं की नसबंदी होती है, महिलाओं की नसबंदी होती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसी फेलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देते हैं, और महिलाओं की नसबंदी को नाम दिया जाता है ट्यूबेक्टोमी, इंग्लिश में कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लड़कों की नसबंदी होती है तो उसको वेसेक्टोमी कहा जाता है, और लड़कों की कौन सी नली को काट के बांध रहे थे, याद है आपको, ठीक ऐसे ही जब किसी महिला की नसबंदी होती है तो बेटा महिला की नसबंदी में क्या किया जाता है, महिलाओं की इस फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। अब ध्यान से समझना इस बात को, कैसे बांधते हैं डॉक्टर, ये नली है, इस नली को यहाँ से काटा और इसके मुंह में यहीं पर ऐसे बांध के यहाँ फोल्ड कर दिया, इधर से भी इस नली को काटा और काट के यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर दिया। अब इस महिला की नसबंदी होगी, अब सोचो आप क्या नहीं होगा, स्पर्म्स तो आएंगे, स्पर्म्स आए, लेकिन ये स्पर्म यहाँ से अंडा बन रहा था, अंडा बनेगा नसबंदी के बाद भी बनेगा इस लड़की के अंदर अंडा, लेकिन ये अंडा बनके यहीं पर वापस खत्म हो जाता है, ये अंडा यहाँ पे जाएगा भी तो घूम के वापस यहीं आ जाएगा, क्योंकि इस नली का यहाँ से मुंह बंधा हुआ है, और जब मुंह बंधा हुआ है यहाँ पे तो अंडा यहाँ से आगे नहीं गया, और यहाँ से आगे नहीं गया तो स्पर्म के साथ नहीं मिला, और नहीं मिला तो बेटा क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब ये महिला बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेल की नसबंदी को क्या कहा जाता है, ऐसे ही अगर आपसे पूछे फीमेल की नसबंदी को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, और अगर आपसे पूछे ना ट्यूबेक्टोमी में कौन सी नली को काट के बांधा जाता है, तो आप क्या कहोगे, फेलोपियन डक्ट को, फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन डक्ट जो होती है, जिसको हम अंडवाहिका नली या डिंबवाहिका नली कहते हैं, इसको काट के बांध दिया जाता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि लड़कियों की नसबंदी होगी तो उनको क्या, उनको उनकी बॉडी में एग नहीं बन रहे, अरे भैया एग तो बनते हैं, लेकिन वो बनके वहीं खत्म हो जाते हैं ओवरी में, बस फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, अब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ठीक है, तो ये दोनों बात याद रखना आपको, राइट, हाँ जी मैम। तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, वेसेक्टोमी क्या होता है, याद कर लोगे, जी मैम। अब जो अगली बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना बेटा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सुनो, मैंने कहा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपने कहा मैम एक स्पर्म यानी कि एक शुक्राणु कोशिका एक ओवा एक अंडाणु कोशिका के साथ जुड़ गई, एक शुक्राणु कोशिका एक अंडाणु कोशिका के साथ जुड़ गई, तो उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब बेटा ये जो लड़कों की बॉडी में जो स्पर्म सेल होती है ना, ये शुक्राणु कोशिका होती है ना, इसको कहा जाता है हैप्लोइड सेल। अब क्या होती है ये हैप्लोइड सेल, ध्यान से समझना, स्पर्म सेल को कहा जाता है हैप्लोइड सेल, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और हिंदी में कहा जाता है एक गुणी कोशिका, एक गुणी कोशिका। जैसे लड़कों में स्पर्म हैप्लोइड सेल होता है, वैसे महिलाओं के शरीर में जो ओवा जो अंडाणु कोशिका या डिंब कोशिका बनती है, ये भी क्या होती है, ये भी हैप्लोइड सेल होती है। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आपसे कि स्पर्म और ओवा शुक्राणु और अंडाणु कोशिका कैसी होती है, तो आप आंसर क्या करके आओगे, ये दोनों हैप्लोइड सेल होती है, एक गुणी कोशिका होती है। अब ये हैप्लोइड सेल का मतलब क्या होता है वो सुनो बच्चों, आपने सुना है हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, कितने पेयर क्रोमोसोम होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि महिलाओं के
महिलाओं के या जो लड़के लोग या लड़की लोग होते हैं, दोनों की सेल में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? आप मुझे बताओ। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। होते 23 पेयर्स। पेयर्स का मतलब कितना हो गया? टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं। 46 होते हैं, ये आपने सुना होगा। आप मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। ऐसी सेल्स जिसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम डेप्लॉइड सेल्स कहते हैं। कैसी सेल्स कहते हैं बताओ? डेप्लॉइड सेल्स, द्विगुणी कोशिका कहते हैं। ऐसी सेल्स जिसके अंदर 23 जोड़ी क्रोमोसोम और नंबर में कितने हो गए? 46, उनको हम डेप्लॉइड सेल्स कहते हैं, द्विगुणी कोशिका कहते हैं। लेकिन ऐसी सेल्स जिसके अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम्स हो, केवल कितने क्रोमोसोम्स हो? 23, नंबर 23, जोड़ी नहीं बेटा, नंबर 23 है ना, तो बेटा उस सेल को क्या कहते हैं? उसको हैप्लॉइड सेल कहते हैं, एक गुणी कोशिका कहते हैं। फिर से समझा दूं, ऐसी सेल, ऐसी कोशिका जिसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स है, नंबर में 46 है, उसको डेप्लॉइड सेल कहते हैं, द्विगुणी कोशिका कहते हैं। लेकिन ऐसी कोई सेल जिसके अंदर नंबर में ओनली 23 क्रोमोसोम हो, उसको हैप्लॉइड सेल कहते हैं, उसको एक गुणी कोशिका कहते हैं। तो सुनो जरा, ये हैप्लॉइड सेल कितने क्रोमोसोम लेकर बैठी है? 23। ये वाली भी कितने? 23। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले स्पर्म सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप क्या करके आओगे? ओनली 23। 23 जोड़ी मत कर देना, ओनली 23। ओवा सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23, ओनली 23। तो बेटा सुनो ध्यान से एक बात, क्या 23 क्रोमोसोम पापा के स्पर्म से आए इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो जाइगोट बना है उसके अंदर, और 23 ही क्रोमोसोम ओवा से आए। ओवा किसने बना? मम्मी में। तो बेटा 23 क्रोमोसोम इस जाइगोट में स्पर्म से आए, 23 ही ओवा में आए। तो जाइगोट में टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 46, यानी 23 जोड़ी। तो मैं ये बताना चाह रही हूं, जाइगोट कैसी सेल होगी? जाइगोट एक डेप्लॉइड सेल होती है। तो 23 क्रोमोसोम आपको पापा से मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम आपसे मम्मी के मिलते हैं। तब जाकर आप जिस सेल से बने हो, आपके शरीर की जो पहली कोशिका थी जिसको आपने जाइगोट बोला था, तो इस जाइगोट में टोटल 46 क्रोमोसोम हुए। सिंपल सा याद कर लेना है आपको। शुक्राणु कोशिका में 23 क्रोमोसोम होते हैं, अंडाणु कोशिका में 23 क्रोमोसोम होते हैं। दोनों के जुड़ने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन निषेचन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया सेल बनता है, जिससे आगे चलकर एक बच्चा बनता है, जिसको जाइगोट कहते हैं, जाइगोट में 46 क्रोमोसोम है, यानी कि 23 जोड़ी है। इसका मतलब जाइगोट एक क्या होता है? डेप्लॉइड सेल होता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? याद कर लोगे जी मैम। तो फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में। तो बेटा फैलोपियन ट्यूब ये वाली जगह है, और यहां पर एक जाइगोट बन गया। जाइगोट बना, अब ये जाइगोट अपने आप को डिवाइड करेगा, ये कोशिका विभाजन होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और जैसे ही 16 बन जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट यहां से होता हुआ, ये गर्भाशय है, ये गर्भ है, यूट्रस है, और ये आकर यहां यूट्रस की दीवार से चिपक जाएगा ऐसे। ये जाइगोट जिसके अंदर अभी कोशिका विभाजन हो रहा है, और ये ऐसे आके गर्भ की दीवार के साथ चिपक जाएगा ऐसे। और अच्छे से दिखाऊं आपको कैसे बनता है ये ब्लास्टोसिस्ट। ये फोटो देखो, ये फर्टिलाइज एग का मतलब क्या होता है? जाइगोट। अरे भैया एग के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट में 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी। 16 बन गई, ये काउंट कर लो, ये 16 सेल। अब 16 बनने के बाद जैसे ही इस जाइगोट से 16 कोशिकाएं बन जाती है, तो इसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहा जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। कोशिकाओं का गुच्छा कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? कोशिकाओं का गुच्छा कहते हैं। अब इस ब्लास्टोसिस्ट से धीरे 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 ये देखो फीटस, जब ये बच्चा मां के गर्भ में है, 4 सप्ताह का हो गया, इसे फीटस कहते हैं। फिर ये 10 सप्ताह का हो गया, फिर 16 वीक का हो गया, और फिर ये 20 वीक का हो गया। वैसे करते करते 9 महीने तक इस बच्चे के अंदर सारे ऑर्गन्स, इसके हाथ, कान, पैर, नाक, गला, लीवर, पैनक्रियास, हार्ट सब कुछ बन जाता है, और 9 महीने के बाद इस बच्चे का जन्म हो जाता है। अब ये तो हो गया प्रोसेस। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन? तो आइए जरा आपसे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन कौन सा था? ओवरी। दूसरा कौन सा? फैलोपियन ट्यूब। अब 3 नंबर लिखा है यूट्रस। यूट्रस, यूट्रस को हम कहते हैं गर्भ या गर्भाशय, जहां पे गर्भ पलता है 9 महीने के लिए, ये यूट्रस। अच्छा, आम भाषा में इसको बच्चादानी कहते हैं। कभी कभी इस बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसके अंदर गांठ बन जाती है, रसोली बन जाती है, तो डॉक्टर इस बच्चादानी को पूरा ही निकाल देते हैं। आजकल एक कैंसर हो रहा है, आपने सुना होगा, सर्विक्स कैंसर बहुत चल रहा है महिलाओं के अंदर, है ना? तो अगर वो कैंसर ऊपर तक यूट्रस तक चला जाता है, तो डॉक्टर को यूट्रस बच्चादानी निकालने का देते हैं। हाँ, महिलाओं की नसबंदी यूट्रस निकालने से भी हो जाती है। अब यूट्रस में आके बच्चा पलेगा नहीं, तो बच्चा पैदा कैसे होगा, है ना? याद आ गई मेरी बात समझ में? हाँ जी। तो यूट्रस क्या होता है? गर्भ, वो गर्भ जहां पर बच्चा कितने महीने के लिए रहता है? 9 मंथ्स के लिए रहता है। अब ये 9 मंथ्स के लिए रह रहा है, लेकिन कैसे आता है? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये महिलाओं का यूट्रस है। ये क्या है? यूट्रस। इस हिस्से को यूट्रस कहते हैं। ये पूरा हिस्सा जो है ये वाला, इसे यूट्रस कहा जाता है। यहाँ पर बच्चा 9 महीने के लिए रहता है, इसे गर्भ कहते हैं। और यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से आता हुआ यूट्रस की दीवार के साथ ऐसे चिपक जाता है, ऐसे। और जब ये बच्चा यहाँ पर यूट्रस में आकर फंस जाता है, इसकी दीवार के साथ चिपक जाता है, तो इसी बच्चे को स्टार्टिंग के डॉक्टर की लैंग्वेज में नाम क्या देते हैं? इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं कोशिकाओं का गुच्छा। बहुत सारी सेल्स है इसके अंदर, यानी कि हिंदी में कोशिकाओं का गुच्छा भी कह सकते हो आप। ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं इसको, राइट? ये ब्लास्टोसिस्ट। अब ये 9 महीने पूरे बच्चा बनेगा, 9 महीने लगेगा इस प्रोसेस को, लेकिन महिलाओं का गेस्टेशन पीरियड 9 महीने होता है। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो यूट्रस होता है ना, इस यूट्रस की ये दीवार है, और पता है इस दीवार में 3 लेयर होती है, ऐसे 3 लेयर से यूट्रस की दीवार बनी हुई होती है। ये सबसे बाहर वाली दीवार है, ये बीच वाली है, ये सबसे अंदर वाली दीवार है। तो इस यूट्रस की जो सबसे बाहर वाली दीवार होती है, इसे कहा जाता है पेरीमेट्रियम। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बस सुन लो। पेरीमेट्रियम, हिंदी में सेम नाम है बेटा, लिख दो पेरीमेट्रियम। और पेरीमेट्रियम किस ऑर्गन की दीवार है? गर्भाशय की, यानी कि यूट्रस की। और कौन सी है? सबसे आउटर है, सबसे बाहरी है। फिर ये जो बीच में होती है ना, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। कौन सी लाइन? मायोमेट्रियम। यूट्रस की बीच वाली दीवार को मायोमेट्रियम लेयर कहा जाता है, मायोमेट्रियम परत कहा जाता है, ये बीच वाली। और जो अंदर वाली होती है, ये अंदर वाली, इसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम लेयर। कौन सी बच्चा? एंडोमेट्रियम, ये अंदर वाली है। एंडो शब्द का मतलब ही होता है अंदर, ये एंडोमेट्रियम लेयर है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये यूट्रस में आके तो चिपक गया है, ये यूट्रस में आके तो चिपक गया है, लेकिन यूट्रस की कौन सी दीवार के साथ आके चिपका है? क्या पूछता है एग्जामिनर? एग्जामिनर पूछता है कि यूट्रस में तो आके चिपक गया है, लेकिन यूट्रस की कौन सी दीवार के साथ आके चिपकता है? क्योंकि गर्भाशय की 3 परत होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो ये सबसे अंदर वाली लेयर के आके साथ चिपकता है, और अंदर वाली लेयर यहाँ वाली सबसे अंदर वाली कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम लेयर होती है। तो यहाँ से बहुत शानदार क्वेश्चन ये बना, क्या बना कि जो बच्चा होता है वो 9 महीने के लिए गर्भ की कौन सी दीवार से चिपका हुआ होता है? जहां पर अगले 9 महीने वो पूरा बच्चा बनता है, जहां पर इस बच्चे का लालन पोषण होता है, वो कौन सी लेयर है? वो एंडोमेट्रियम। तो ये गर्भ की सबसे अंदर वाली दीवार होती है, इसी के साथ बच्चा चिपका हुआ होता है 9 महीने तक।
9 महीने तक। अब 9 महीने तक इस बच्चे को माँ अपना खून, अपना पानी, अपना ऑक्सीजन सब कुछ इसको देगी, सब कुछ देगी, है ना? आई बात समझ में? अब कैसे देती है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माँ अपने बच्चे को खून से खींचती है, हम लोग सुनते हैं कैसे देती है। तो इस बच्चे और माँ के शरीर के बीच में एक लेयर बनता है और उस लेयर को कहते हैं, टिश्यूज की लेयर को प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को कहा जाता है हिंदी में अपरा। अब क्या है अपरा? टिश्यूज की लेयर। टिश्यूज लेयर है, ऊतकों की परत से बनी हुई होती है बेटा। ये ऊतकों से ऐसे बहुत सारे टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तो एक नली बन जाती है, एक नाल बन जाता है, उसी को आप प्लेसेंटा कहते हैं, मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको कभी-कभी झिल्ली कहते हैं। अब इसी प्लेसेंटा के थ्रू माँ अपने बच्चे को पानी पहुंचाएगी, बच्चे को पानी चाहिए। माँ अपने बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाएगी, हाँ जी, बच्चे को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए अंदर। माँ अपने बच्चे को खून यानी ब्लड पहुंचाएगी जी, और इसी प्लेसेंटा से माँ जो खाना खाती है, माँ जो न्यूट्रिशन लेती है, जो पोषक तत्व ग्रहण करती है, वही बच्चे तक जाता है और बच्चा 9 महीने तक इसी खाना पानी, इन्हीं विटामिन, इन्हीं ऑक्सीजन और इसी खून से बच्चा यहाँ पे जिंदा रहता है। और इसी से ही क्या करता है, इसी से ही ये बच्चा अपना डेवलपमेंट करता है, इसकी ग्रोथ होती है, इसी खून पानी सबसे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ ये होता कैसे है। आपको एक फोटो दिखाती हूँ तो शायद आप समझ पाओगे। देखो, ये माँ का गर्भ है, ये यूट्रस है, हाँ, ये बच्चा दिख रहा है, हाँ जी मैम, और इस बच्चे में ये वाला लेयर दिख रहा है, इसे कहते हैं प्लेसेंटा। ये दिख रही है, खून, खून से खून होता है बहुत सारा, ठीक है। इसे कहते हैं हिंदी में प्लेसेंटा को अपरा, हिंदी में क्या कहते हैं, अपरा। और इस अपरा के अंदर 2 आर्टरीज पाई जाती है, 2 आर्टरीज यानी कि 2 धमनियां पाई जाती है और एक वेन पाया जाता है, एक शिरा पाई जाती है, और इसी धमनियों से खून आता है, उसमें ऑक्सीजन आता है, वेन से CO2 जाता है बच्चे से पूरा। ये प्लेसेंटा है, यहाँ से खून पानी सब कुछ माँ अपने बच्चे को पहुंचाती है, जो माँ खाती है वो बच्चे को लगता है, बिल्कुल सही बात है। आप सुनिए जरा, अब इसी प्लेसेंटा से एक ऐसा नाल निकलता है, ये नाल दिख रहा है ना, इसी नाल, ये नाल बच्चे की नाभि से जुड़ा हुआ होता है। अब नाभि तो जानते हैं ना, नाभि से जुड़ा हुआ होता है और इस नाल को कहा जाता है एम्बिकल कोड। क्या कहा जाता है बेटा? एम्बिकल कोड कहा जाता है और हिंदी में कहते हैं गर्भनाल। वो नाल जो गर्भ से जुड़ा हुआ है, और गर्भ की कहाँ? नाभि से। अब 9 महीने के बाद ये बच्चा बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये बच्चा भी जाएगा, ये प्लेसेंटा भी जाएगा, ये नाल भी जाएगा। अब डॉक्टर्स क्या करेंगे? इस गर्भनाल को यहाँ से बीच से कैंची से काट देंगे। ये प्लेसेंटा और ये एक वेस्ट हो गया, ये वेस्ट कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। हालांकि आजकल इस प्लेसेंटा को बहुत अच्छा काम में लेने लग गया, इसको बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें में काम में लेने लग गए, इससे बहुत सारी मेडिसिन भी बनने लगी, इसमें बहुत अच्छी एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। और ये गर्भनाल फिर डॉक्टर कहता है बच्चे की नाभि से लगा हुआ होता है, और 11 दिन के बाद, 11 दिन, जैसे बच्चा 10 11 दिन का होता है, ये नाल सूख जाता है, सूख के अपने आप नीचे गिर जाता है। इसलिए कहते हैं जब तक बच्चा 10 11 दिन का नहीं होता है, उसको नहाया नहीं जाता, बिकॉज उसके गर्भनाल में पानी जाता है तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो 10 11 दिन तक जब तक बच्चे का नाल गिरता नहीं है, तब तक बेटा डॉक्टर उसको नहाने के लिए मना करता है, ठीक है। आगे बात समझिए। तो आपको ये पता लगा प्लेसेंटा और एम्बिकल कोड में डिफरेंस क्या है। प्लेसेंटा ये माँ के बॉडी से, गर्भ की, प्लेसेंटा क्या है? ये यूट्रस है, और यूट्रस में जो अंदर की तरफ लेयर थी, वो लेयर फूल के प्लेसेंटा बना लेती है। कौन सी लेयर बताओ? एंडोमेट्रियम। अब प्लेसेंटा ये है, और प्लेसेंटा से जो नाल जा रहा है, इस नाल को एम्बिकल कोड कहते हैं, और ये नाल जाके कहाँ पे जुड़ा हुआ होता है? बच्चे की नाभि से। तो बच्चे की नाभि से ऐसे क्या जाता है? खाना पानी सब कुछ जाता है। अब बेटा माँ के इस यूट्रस में जहाँ बच्चा है, इस बच्चे की चारों तरफ एक लिक्विड रहता है, एक तरल पदार्थ रहता है, और इस लिक्विड को कहा जाता है एमनोटिक फ्लूइड। क्या कहा जाता है? एमनोटिक फ्लूइड कहा जाता है। लिख लेना, हिंदी में भी सेम नाम होता है, एमनोटिक तरल पदार्थ कहा जाता है। आपने सुना है ना, पानी की थैली फट गई फलानी लड़की की, समय पे डॉक्टर्स के पास नहीं लेके गए। एमनोटिक पदार्थ या तरल पदार्थ लिख लेना, ठीक है, हिंदी में यही इसका नाम होता है। यही है वो पानी की थैली। ये बच्चे की चारों तरफ एक फ्लूइड की ऐसे थैली बनी होती है, उस थैली को बोलते हैं एमनोटिक फ्लूइड। अब इस फ्लूइड में बच्चा अपना वेस्ट वाला पार्ट लेकर निकालता रहता है सारा, ठीक है, और बाद में ये पानी की थैली फट जाती है, कब? जब डिलीवरी होती है और ये सारी चीजें बाहर निकल जाती है। अगर बच्चा पेट में 4 किलो का है, मान लो 4 किलो का बच्चा है, वैसे तो 2.5 किलो का बच्चे से ऊपर ज्यादा डॉक्टर डिलीवरी कर देता है, लेकिन 4 किलो का बच्चा बहुत हेल्दी है ना। तो मैं एग्जांपल दे दूं आपको, 4 किलो का बच्चा है, तो बेटा ये मान लो 3 किलो, 4 किलो बच्चे का वजन है सिर्फ, और 3 किलो जो वजन है वो इस प्लेसेंटा और इस पानी की थैली, इस सब का है बेटा, इस सब का है। आप सोच सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो 3 किलो का बच्चा है, ठीक है, 3 किलो का बच्चा है और 2.5 किलो ये हो गया, क्या? प्लेसेंटा का वजन, और ये जो पानी की थैली है उसका वजन 5.5 किलो वजन अगर मैं आपके पेट से बांध दूं, है ना, और आपको कहूँ आप उठो बैठो चलो फिरो नॉर्मल डेली लाइफ रखो, ऐसे कैसे रखो? समझ लो, इसलिए कहते हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ है जो आपको 9 महीने तक इस गर्भ में रखती है, बाद में आपको जन्म देती है, और 9 महीने तक देखिए इतना वजन, अगर आप सोच सकते हो अगर आपके पेट से 1 किलो का तरबूज बांधूं तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए महिलाओं की बराबरी तो तुम वैसे ही नहीं कर सकते। इस सृष्टि ने महिलाओं को बहुत पावरफुल बनाया है। लोग बोलते हैं कि ये मेरा बेटी नहीं बेटा है, भाई क्यों भैया, उसको बेटी रहने दीजिए, बेटों ने कौन सा चमत्कार कर दिया ऐसे? समझ रहे हैं आप मेरी बात कहने का मैं चाह रही हूँ? तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे कि प्लेसेंटा क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर ये है। एम्बिकल कोड क्या होता है? ये, और बच्चे के चारों तरफ जो फ्लूइड रहता है, इसमें बच्चा पोटी पोटी करता है, बच्चा अपना वेस्ट निकालता है, उसको क्या कहते हैं? उसको एमनोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसको एमनोटिक फ्लूइड कहते हैं। और ये तीनों चीज कहाँ है? यूट्रस में है, गर्भ में है। ये तीनों चीज कहाँ पे है? यूट्रस में है बेटा, ये रहा यूट्रस, यहाँ पे रहता है यूट्रस। अब क्या होता है, जैसे ही ये बच्चा मान लो 3 सवा 3 किलो है ना, डॉक्टर की नजर में अगर बच्चा 2.5 किलो से वजन में ऊपर है तो वो हेल्दी है, उसकी डिलीवरी 8 साढ़े 8 9 महीने में हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अब कहोगे बच्चा तो 6 महीने का जाता है, तो 6 महीने वाले बच्चे को मशीन में रखा जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही 9 महीने का हो गया, क्योंकि महिलाओं का गेस्टेशन पीरियड 9 महीने का होता है, तो क्या होगा, ये गर्भ है, हाँ जी मैम ये गर्भ है, ये गर्भ का मुंह होता है बेटा, ये गर्भ का मुंह है, इसको बोलते हैं सर्विक्स, हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा, हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। ये क्या है? इस यूट्रस का मुंह है ये मुंह। अब ये मुंह जब खुलेगा तभी तो बच्चा बाहर आएगा। तो 9 महीने के बाद इस यूट्रस के ये जो टिश्यूज होते हैं, यहाँ के ये जो ऊतक होते हैं, ये मांसपेशियां होती हैं, इनमें ऐसे खिंचाव पैदा होता है, ऐसे खिंचती है, तो इस यूट्रस का मुंह जिसको सर्विक्स कहते हैं, ये सर्विक्स खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और यहाँ से वेजाइना से होता हुआ बच्चा क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है, बच्चे का जन्म हो जाता है। आगे बात समझ में, बात समझ में आ गई? तो ये होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। महिलाओं का प्रजनन तंत्र इस तरीके से काम करता है, आपको याद रखना है, ठीक है जी। अब आइए जरा, अब एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक लास्ट चीज मेरे को आपको पढ़ानी है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर आपका ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। क्या पढ़ानी है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ानी है मुझे, और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हिंदी में कहा जाता है मासिक धर्म चक्र। महिलाओं के अंदर हर महीने जो 28 दिन की एक साइकिल होती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है।
और 28 दिन के बाद अगले 3 से 4 दिन के लिए लड़कियों के शरीर से जो ब्लीडिंग होती है, जो खून निकलता है, उसको क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो या पीरियड्स कहते हैं, या माहवारी कहते हैं उसको। मेंस्ट्रुअल साइकिल पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में क्या आता है? कितने दिन की होती है? 28 डेज करके आना, 29, 30, 31 मत कर देना, सिर्फ 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, कितने दिन की होती है? 28 दिन की। 29 या 30 मत कर देना, गलत हो जाएगा। मासिक धर्म चक्र 28 दिन का होता है। ठीक है, अब 28 दिन के बाद क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। जैसे ही 28 दिन महीने के निकल गए तो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग का मतलब खून बाहर निकलता है, और इसी ब्लीडिंग को क्या कहा जाता है? इस ब्लीडिंग को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है, और जिसको आम भाषा में पीरियड्स का नाम दिया जाता है। और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो कितने दिन तक हो सकता है? ये 3 से 4 दिन तक हो सकता है, 3 to 4 डेज। तो 3 से 4 दिन जो महिलाओं के शरीर से खून बाहर निकला है, जो ब्लीडिंग हुई है, उसको आप पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। साइकिल क्या होती है समझ में? 28 दिन की साइकिल, जिसमें जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। 28 दिन हो गए तो उसके बाद जैसे 29वां, 30वां, 31वां, 32वां दिन, यानी 4 दिन हो गए, तो बेटा क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। उस ब्लीडिंग को पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले किसी लड़की के अंदर कब आती है? जब वो लड़की 11 से 12 साल की होती है। जब वो बच्ची कितनी 11 से 12 साल की होती है, तो उसमें पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पहली बार उसके पीरियड्स आते हैं, तो उसे कहा जाता है मेनार्की। एक बच्चा क्वेश्चन पूछा था ना, मेनार्की क्या होता है, और हिंदी में कहा जाता है रजोदर्शन। जब किसी बच्चे के 11-12 साल में पहली बार पीरियड्स आते हैं या पहली बार उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्की कहते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहा जाता है? पहला मासिक धर्म चक्र क्या कहलाता है? मेनार्की कहलाता है। ठीक है, रजोदर्शन कहलाता है। और जब ये लड़की 45 से 50 साल की होती है, तो इस बच्चे का मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। 45 से 50 साल की उम्र में। तो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसको मीनोपॉज कहा जाता है। उसको मीनोपॉज कहा जाता है, और हिंदी में रजोनवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजोनवृत्ति कहा जाता है। अब ये किसी लड़की में 45 साल में, किसी में 46, किसी में 47, वो शरीर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहा जाता है बेटा? मीनोपॉज। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहा जाता है? मेनार्की। 2 क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? 28 दिन। ठीक है, अब इन 28 दिन में होता क्या है वो सुनो। देख, इस चीज को यहाँ रखो। देखो, मान लो ये एक साइकिल है जिसमें ये पहला दिन है, ठीक है, ये 16वां दिन है, और ये 28वां दिन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 28 दिन की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो होता कैसे? पहले से लेकर, ध्यान से समझिएगा, पहले से लेकर 13वां दिन, 1 से लेकर 14 से नीचे, 14 से मतलब 13वां दिन, यहाँ पे क्या है? 13वां। पहले से लेकर 13 डेज तक एग फॉर्मेशन होता है इस महिला के। एग फॉर्मेशन का मतलब क्या है? अंडाणु बनता है, ओवा बनता है, या ओवम फॉर्मेशन होता है, कुछ भी लिखा हुआ। ठीक है, इस महिला के अंदर क्या बनते हैं? डिंबाणु कोशिका बनती है, या अंडाणु कोशिका बनती है। क्या हुआ बेटा? डिंबाणु कोशिका बन गई। कब? मैम बनने लगते हैं पहले से लेकर 13 दिन। अब क्या होता है? अच्छा, अंडाणु कहाँ बनते हैं? ये बता रही हूँ। एक मिनट लेफ्ट वाली ओवरी से, दूसरे में राइट वाली ओवरी से, फिर वापस लेफ्ट, फिर वापस राइट। हाँ जी, ठीक है। अब 13 दिन के लिए बन गए। 13 दिन बनने में लगा। अंडा कैसे बनता है? ओवरी बनता है। कौन सा हार्मोन बनाता है? सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बन गया। अब क्या होगा? जैसे ही 14 यानी 14वां दिन शुरू होगा, महीने का 14वां दिन जैसे ही शुरू होगा, तो ये अंडा बन के ओवरी से बाहर आ जाता है 14वें दिन। 14, फिर कौन सा? 14 के बाद कौन सा दिन आएगा? 15, 16। इन 3 दिनों को कहा जाता है ओव्यूलेशन डेज। क्या कहा जाता है इसे? ओव्यूलेशन डेज कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाता है अंडोत्सव समय। क्या कहा जाता है? अंडोत्सव समय कहा जाता है। ओव्यूलेशन पीरियड, ओव्यूलेशन डेज कहते हैं। अब ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? अंडा ओवरी से बनकर बाहर फलोपियन ट्यूब में आना ओव्यूलेशन कहलाता है। देखो कैसे कैसे, सुनो बच्चों, ये अंडा बना गया, ठीक है, बनने में कितने दिन लगे? अब जैसे 14वां दिन आएगा, ये अंडा बन के बाहर इस फलोपियन ट्यूब में आ गया, यहाँ पे अंडा आ गया। अब ये कितने दिन तक रहता है? ये बेटा 14, 15, 16 डेज यहाँ पे रहता है। और अगर इन दिनों को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन डेज कहा जाता है। अगर इन दिनों में इस महिला ने किसी मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस कर लिया, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्सेस कर लिया, और स्पर्म्स की एंट्री हो गई यहाँ से, और ये स्पर्म आ गया इन 14, 15, 16 डेज, तो बेटा ये स्पर्म आके इस अंडे के साथ लगा है, और इस महिला को प्रेग्नेंट करने वाला है स्पर्म। तो इस महिला की प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये केस तब का है जब इस महिला ने सेक्सुअल इंटरकोर्सेस किया, और कब? तो आप बताओगे जब इस महिला की मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसका डेज 14, 15, 16, इन 3 दिनों में हाई रिस्क होते हैं प्रेग्नेंट होने के किसी भी लड़की के। ठीक है, तो इसी डेज को हम ओव्यूलेशन डेज कहते हैं। अगर इन ओव्यूलेशन डेज में सेक्सुअल इंटरकोर्सेस हुए, तब तो क्या होगा बेटा? ये महिला में स्पर्म ओवा को फर्टाइल करेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से पूरा बच्चा बन जाएगा। लेकिन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्सेस नहीं हुए, या प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्सेस हो गए, स्पर्म्स की एंट्री नहीं हुई, स्पर्म्स ना आए, तो क्या होगा? अब सुनो क्या होगा। अब यही जो एग था ना, ये एग यहां से होता हुआ कहां पे? यूट्रस में आ जाएगा। ये अंडा आ गया, आ गया, हो गया। अब क्या होगा? जैसे ही 16वां दिन निकलेगा, 16वें दिन के बाद यूट्रस को पता लगेगा कि भाई यहाँ पे एग आ गया, यहाँ पे ओवा आ गया, अंडाणु आ गया। तो अब क्या होगा? अब यूट्रस कहेगा कि मेरी सबसे अंदर वाली लाइन जो है, जिसको हमने क्या बताया था? मायोमेट्रियम लेयर, सॉरी एंडोमेट्रियम लेयर, नॉट मायोमेट्रियम। तो ये यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर थी, जिसको हमने नाम दिया एंडोमेट्रियम लेयर। ये एंडोमेट्रियम लेयर, ये परत फूलना शुरू हो जाती है, इसमें स्वेलिंग शुरू हो जाती है, और फूल के इसमें अंदर की तरफ टिश्यूज होते हैं जो खून के बने हुए होते हैं, जो ब्लड से बने हुए होते हैं। और जैसे ही 28 दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा, तो 28वें दिन के बाद ये एंडोमेट्रियम परत टूट जाती है। इसके अंदर के जो ब्लड टिश्यू होते हैं, जो खून वाले उत्तक होते हैं, वो 28 दिन के बाद टूट जाते हैं, और जब खून बाहर निकलता है तो वो इस एग को भी बाहर ले जाता है यहाँ से। और यही 28 दिन के बाद 3 से 4 दिन जब ब्लीडिंग हुई है, तो ये अंडा बाहर निकल गया, और इसी ब्लीडिंग को पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है, या मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ओव्यूलेशन डेज कौन कौन से होते हैं? आपको क्या बताना है? ओव्यूलेशन डेज होते हैं 14, 15, 16।
इन दिनों में हाई रिस्क होती है प्रेग्नेंट होने की किसी भी महिला के, ठीक है। और 16 डेज तक अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो 16वें दिन के बाद होता क्या है, 16वें दिन के बाद जो गर्भ की कौन सी दीवार आप लिखोगे, जो एंडोमेट्रियम दीवार होती है गर्भ की, वो एंडोमेट्रियम दीवार फूल जाती है। एंडोमेट्रियम परत में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है और वहां के टिश्यूज में खिंचाव पैदा होता है। और जैसे ही 28वां दिन खत्म होता है, 29वां दिन शुरू होता है, तो यही एंडोमेट्रियम परत के खून वाले टिश्यूज में खिंचाव पैदा होता है, ये टिश्यूज टूट जाते हैं और 28 दिन के बाद क्या ब्लीडिंग होती है। 28 दिन के बाद ब्लीडिंग होती है और इसी ब्लीडिंग में वो एग भी बाहर निकल जाता है, वो एग भी बाहर निकल जाता है। तो इस साइकिल को कहा जाता है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या समझे, पहले से 13 दिन तक अंडा बनता है, 13वां दिन खत्म होने के बाद 14वां 15वें 16वें दिन में अंडा बनके बाहर आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में, वो शुक्राणु कोशिकाओं का इंतजार करता है। अगर स्पर्म सेल्स इन दिनों में मिल गई तो वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर नहीं मिले, स्पर्म्स की एंट्री नहीं हुई, तो 16वें दिन के बाद यही एग जो होते हैं, यही एग यूट्रस की दीवार के साथ जाके चिपकते हैं। कौन सी दीवार, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की दीवार में खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है, कौन से दिन के बाद से, 16वें दिन के बाद से। और जैसे ही 28 दिन हो जाते हैं, यही एंडोमेट्रियम की दीवार के अंदर खून वाले टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर खिंचाव पैदा होता है और ये टिश्यू फट जाते हैं और महिला को ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो या पीरियड्स कहते हैं। और ये 3 से 4 दिन होती है ब्लीडिंग, किसी किसी महिला में 5 दिन भी हो सकती है। और ये पीरियड्स जब होते हैं तो इस महिला का मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है उसके अंदर, उसको बहुत दर्द होता है। आप खुद सोचिए, जब टिश्यूज की लेयर फट रही है तो दर्द तो होगा ना, है ना। और मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स इंबैलेंस हो रहे होते हैं बेटा उस समय। इसलिए उस महिला को उन 3 से 4 दिन में बहुत ज्यादा समस्याएं होती है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। आगे बात समझ में, जब ये पहली बार होती है तो इसको मेनार्की, लास्ट टाइम होती है तो उसको मीनोपॉज। अब आपको बात समझ में आ गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है और क्या निकलता है उसमें। तो बेटा अब कुछ लोग बोलते हैं कि जब लड़कियां पीरियड्स में होती है वो मंदिर में नहीं जा सकती है, वो आचार नहीं छू सकती है, ये सब फालतू की बकवास होती है, अपने आप बनाई हुई होती है। आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनो कि अगर इस महिला ने का 14-15 ओव्यूलेशन डेज में स्पर्म की एंट्री हो जाती तो यहाँ से जाइगोट बनकर यहाँ आता और यही जो टिश्यूज, खून वाला टिश्यूज था, इसी खून से ये बच्चा सींचा जाता अगले 9 महीने तक। अब बच्चा नहीं आया तो ये खून बाहर निकला ना। अरे भैया 9 महीने जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके पीरियड्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि जो पीरियड्स में खून बाहर निकलता है उसी खून से ये बच्चा सींचा जाता है, इस बच्चे को न्यूट्रिशन उसी खून से मिलता है। तो आप सोचिए, अगर पीरियड्स को गंदगी मानते हैं कि पीरियड्स का खून गंदा होता है, पीरियड्स के समय लोगों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो हम सब गंदे हैं बेटा, हम सब गंदे हैं फिर तो, क्योंकि उसी खून से हम सब लोग बने हुए हैं, उसी खून से आपकी माँ ने आपको सींचा है, तो कैसे वो गंदा हुआ। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। जैसे मेरे शरीर से पसीना निकल रहा है तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक ऐसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो, पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति की दी हुई प्रोसेस है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। तो अगर जो लोग कहते हैं आपके सामने कि पीरियड्स में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सब बकवास बातें होती है, क्योंकि जो पीरियड्स में बाहर ब्लीडिंग होती है तो खून निकलता है, उसी खून से 9 महीने बच्चा सींचा जाता है, तो हम सब उसी खून से बने हुए हैं। तो अगर पीरियड्स का जो खून है वो खराब है तो हम सब खराब है ना, हम सब इसी खराब खून की देन है। इसलिए ये सब फालतू की बकवास बातें होती हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये पुराने जमाने की बनाई हुई चीजें होती हैं, रीति रिवाजें होती हैं, जब इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं पता थी, लोगों को सब कुछ समझ में नहीं आता था, तब लोग ऐसा बोलते थे, ठीक है। आजकल तो पढ़े लिखे लोगों की तरह सब लोग बिहेव करते हैं, सबको पता होता है। तो ये आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे बनने वाले क्वेश्चन सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ये सब अलग अलग चीज है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बेटा सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं 14, 15, 16 डेज में, 17 डेज में भी है, लेकिन ये हाई रिस्क होते हैं, हाई रिस्क डेज कहलाते हैं, ये ओव्यूलेशन डेज कहलाते हैं बेटा प्रेगनेंसी के लिए। किसी महिला की प्रेगनेंसी के लिए 14, 15, 16, 17 डेज उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, महीने की 15, 16, 17 तारीख नहीं है ये, ठीक है ना, ठीक है। ये महीने की कोई 15, 16 तारीख, 14, 15, 16 तारीख में समझना, ये उस लड़की की मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज हैं ये, ठीक है। आई बात समझ में, हाँ जी मैम। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों खत्म पे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है जी मैम। तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है, अब एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम। हाँ मैम, टेस्ट ट्यूब बेबी, बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी एक अलग चीज होती है। जब एक एग को स्पर्म के साथ लैब में टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवा के और वापस फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाता है तो उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, हम उसे आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है उसे। आगे बात समझ में, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है, कौन कौन से हार्मोन का योगदान होता है, सेल्स कौन कौन सी होती है। हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताएंगे बेटा, टी कॉपर मेथड क्या होता है बताएंगे, शुभम रुक जा शुभम, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। अब एक चीज और सुनो, एक क्वेश्चन आता है कि स्पर्म्स की यहाँ एंट्री होगी, यहाँ पे आते हैं, स्पर्म्स कितने घंटे तक फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। तो याद रखिएगा 24 से 48 घंटे तक, 24 से 48 घंटे तक शुक्राणु कोशिकाएं यानी जो स्पर्म्स होते हैं ना, वो फीमेल बॉडी में जिंदा रहते हैं, ठीक है। और अगर इन 24 से 48 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो महिला प्रेग्नेंट है, और 48 घंटे के बाद ये स्पर्म्स अपने आप मर जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं। तो जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं वो फीमेल के बॉडी में जब आती है तो वो 24 से 48 घंटे में मैक्सिमम जिंदा रहती है बेटा, ठीक है। यानी कि 2 दिन तक वो महिला के शरीर में जिंदा रहते हैं, 2 दिन के बाद वो खत्म हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। केशव कह रहा है आईयूडी क्या होता है बेटा, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, थोड़ा वेट कीजिए, वेट कीजिए, पढ़ाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है, सब पढ़ाएंगे आपको। जुड़वा बच्चे कब होते हैं, 2 अंडे निकल गए, इससे भी निकल गया, इससे भी निकल गया, और स्पर्म्स तो मैंने पढ़ाया ही था, कितने मिलियंस में स्पर्म्स आते हैं, तो 2 स्पर्म ने 2 अंडे को फर्टाइल कर दिया, तो जुड़वा बच्चे हो गए, जुड़वा बच्चे हो गए, खत्म, ठीक है। ओके चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ सुनो, मैं आपके बैच में केमिस्ट्री की क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा दूंगी 1 से 2 दिन में, कंप्लीट रिकॉर्डेड केमिस्ट्री, सुन लीजिए ध्यान से, कंप्लीट, क्योंकि आपको जिन बच्चों का एग्जाम है, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, वो लोग बहुत प्रेशर कर रहे हैं वीडियो डलवाने के लिए, मेरे पास टेक्निकल टीम से फोन आया है, कंप्लीट केमिस्ट्री रिकॉर्डेड फॉर्म में, ध्यान से सुन लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं एक नया कॉलम बनवाऊंगी आपके बैच में जिसमें लिखा हुआ होगा केमिस्ट्री वीओडी, ठीक है, वीओडी की फॉर्म में अपलोड करवा दूंगी। अगर किसी भाई बंदों को बहुत जल्दी है केमिस्ट्री पढ़ने की, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी जिनका आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है वो तो यहाँ से पढ़ ले, लेकिन सारे बच्चे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी नहीं कर रहे, कुछ बच्चे और भी है ना, तो केमिस्ट्री का वीओडी आपके बैच में अपलोड हो जाएगा, कंप्लीट वीओडी। इसमें मान लो 45 से 46 क्लास होंगी, जिनमें मैं आरआरबी ग्रुप डी में आने वाला सारा केमिस्ट्री, मैंने जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो सारा मैंने करवा रखा है, ठीक है। ये वीडियोस होंगी, इनको पढ़ लीजिएगा। अब आपको मैं लाइव नहीं पढ़ाओगे क्या, मैं बिल्कुल लाइव भी पढ़ाऊंगी।